दोस्तों इमेजिन करो कि थॉमस नाम का एक मिडिल क्लास लड़का है। दोस्तों मैं इस एग्जाम्पल में एक फॉरेन नाम क्यों दे रहा हूँ आपको जल्द ही पता चल जाएगा। खैर फिलहाल एग्जाम्पल को देख लेते हैं। थॉमस अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है तो उसके पेरेंट्स उसे कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो अपनी जॉब ढूंढने तक अपना खर्चा पानी निकाल सके। लगभग 10 लाख रुपए थॉमस को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं जिन्हें वो अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देता है। खैर थॉमस को जल्द ही जॉब मिल जाती है और उसे अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे उन पैसों को खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर एक दिन थॉमस को पता चलता है कि उसे एक बीमारी है जिसके लिए उसका ऑपरेशन किया जाना है और इस ऑपरेशन में कम से कम उसका खर्च आने वाला है 20 लाख रुपए। थॉमस को पहले तो बहुत टेंशन होती है कि वो 20 लाख रुपए कैसे जुटाएगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे 10 साल पहले 10 लाख रुपए दिए थे जिसे वो अपनी सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए है। थॉमस चैन की सांस लेता है और सोचता है कि ज्यादा नहीं तो उसके पैसे एप्रिशिएट होके 15 से 16 लाख तो बन ही चुके होंगे और इसी सोच के साथ वो अपने पैसों को विड्रॉ करने के लिए बैंक जाता है। लेकिन जब थॉमस अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है तो उसके पैसे बढ़ना तो दूर की बात 10 लाख रुपए से भी कम रह गए होते हैं। उसके अकाउंट में 9,27,000 रुपए बैलेंस होते हैं जिसे देख के थॉमस बहुत परेशान और दुखी होता है। अब दोस्तों आप पूछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पैसे कम कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थॉमस स्विट्जरलैंड का सिटीजन है और स्विट्जरलैंड में सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट -0.75% है। जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हो। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड के अलावा डेनमार्क, जापान और स्वीडन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ का इंटरेस्ट रेट 0% या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। वैसे इन देशों की शुरुआत से ही इंटरेस्ट रेट ऐसी नहीं थी, ये इकोनॉमी में स्लो डाउन के कारण इनकी इंटरेस्ट रेट कम होते होते नेगेटिव में चली गई है। और दोस्तों अगर हम इंडिया में ही देखें तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट साल दर साल कम होते ही जा रहे हैं। करेंटली इंडिया के सेविंग्स अकाउंट में हमें 2.5 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और फ्यूचर में ये और भी नीचे गिर सकता है और हो सकता है कभी ये नेगेटिव में भी चले जाए। तो ऐसे में दोस्तों सभी सिटीजन्स को अपने पैसे रखने के लिए कोई और अच्छा और सेफ तरीका ढूंढना ही होगा। और अगर हम कुछ और जगहों की बात करें जहां एक आम आदमी अपने पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो है एफडी या फिर गोल्ड। लेकिन एफडी की इंटरेस्ट रेट तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती और गोल्ड का भी यही हाल है। इन्फ्लेशन के ऑलमोस्ट बराबर के रिटर्न्स गोल्ड लॉन्ग टर्म में दे पाता है। तो ऐसे में एक आम आदमी को जिसके पास ना तो स्टॉक्स को एनालाइज करने का समय होता है और ना ही एक्सपर्टीज, तो एक आम आदमी के मन में अगला ऑप्शन सिर्फ म्यूचुअल फंड ही आता है क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड्स को काफी मार्केट किया जा रहा है। दोस्तों म्यूचुअल फंड से आपको अच्छे रिटर्न्स तो मिल सकते हैं लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजमेंट फीस ली जाती है और एक्टिवली मैनेज फंड्स में गवर्नमेंट टैक्स का भी असर देखने को मिलता है क्योंकि फंड मैनेजर्स इन फंड्स को एक्टिवली मैनेज करते हैं और बार बार बाय सेल करते रहते हैं। और दोस्तों इससे भी बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में वो ये है कि किसी भी फंड के लिए कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर पाना मुमकिन नहीं होता। एक टाइम में कुछ फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ बुरा। तो अगर हमारा फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो हम दूसरे फंड में स्विच करने की कोशिश करेंगे और बार बार बाय सेल करते रहेंगे जिससे हमें कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा और एक एग्जिट फीस होती है जो कि हमें पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम कभी भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए वॉरेन बफेट जैसे लोग भी म्यूचुअल फंड्स को क्रिटिसाइज करते हैं और वॉरेन बफेट की ही माने तो उनके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड से कई गुना ज्यादा बेहतर है इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में आज काफी लोग जानने लगे हैं लेकिन आज भी काफी कम ऐसे लोग हैं जो इंडेक्स फंड्स के बारे में अच्छे से समझते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आज हम इंडेक्स फंड्स को डीपली स्टडी करेंगे, इनमें इन्वेस्ट करने के फायदों के बारे में जानेंगे क्योंकि दोस्तों चीजों के बारे में पता होना अलग बात है, ये सभी को पता होता है, लेकिन जब तक आपको किसी चीज के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप उस चीज को कॉन्फिडेंटली कर नहीं पाओगे। और पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स आखिर होता क्या है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया या स्टॉक मार्केट टूट गया तो इसका मतलब ये होता है कि इंडेक्स ऊपर गया या नीचे गया। इंडेक्स दोस्तों एक तरह से कुछ कंपनीज का ग्रुप होता है जिनमें इंडिया की टॉप कंपनीज शामिल होती है। इंडियन स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। जब भी इन दोनों इंडेक्सेस में अप या डाउन मूवमेंट आता है तो इसका मतलब होता है कि इनकी जो कंपनीज हैं उनमें से मैक्सिमम या तो ऊपर गई है या नीचे गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 1% अप है तो इसका मतलब है कि निफ्टी में जो 50 कंपनीज है उनमें से मेजॉरिटी कंपनीज अप है एंड वाइस वर्सा। ये एक ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को भी दर्शाता है। निफ्टी 50 में शामिल 50 कंपनीज की लिस्ट ये है और इनकी वेटेज भी इसमें देखी जा सकती है। निफ्टी में किसी कंपनी की वेटेज का क्या मतलब है आगे डिटेल में समझते हैं। पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इंडेक्स क्या होता है उसका मोटा मोटा आइडिया हो गया है। अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। इंडेक्स फंड वो होते हैं जिसके जरिए आप निफ्टी की 50 कंपनीज में
में या सेंसेक्स की 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज एक बार इंडेक्स में आ गई है तो उसके बाद ये जैसा मर्जी परफॉर्म करें, इनको कोई हिला नहीं सकता। जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसे किसी दूसरी कंपनी से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपका परमानेंट कैपिटल लॉस का खतरा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इकोनॉमी की परफॉर्मेंस से इंटरलिंक्ड होती है। तो अगर आप मानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आप आंख बंद करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के अगर मैं कुछ और फायदों की बात करूं तो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ज्यादातर 0.1% तक ही होता है। और दोस्तों मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स भी इंडेक्स फंड की ही कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। उल्टा आप इंडेक्स फंड्स की ही कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा फीस पे करते हो, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसे कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताया है कि कैसे बस 1 या 2% की रिटर्न की कमी से हमें लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा लॉस होता है, जिसे कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगर हम इंडेक्स फंड में अपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो किन किन कंपनीज में कैसे कैसे और कितने कितने अमाउंट इन्वेस्ट होंगे। तो दोस्तों ये चार्ट है निफ्टी 50 की 50 कंपनीज का अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज इन इंडेक्स। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे इंडेक्स फंड में तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट का 11.89% यानी कि 1,18,900 रुपीज रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाएगा। फिर 9.13% यानी 91,300 रुपीज इन्फोसिस लिमिटेड में जाएगा और उसके आगे HDFC बैंक में जाएगा 8.13% एंड सो ऑन। चार्ट को देख के आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो और कंपनीज को भी देख सकते हो। सभी देश की दिग्गज कंपनीज हैं जो सालों से बिजनेस में हैं और हमारा ऑप्टिमिज्म ये कहता है कि आगे भी रहेंगे। और दोस्तों अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती भी है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है किसी अच्छी कंपनी से। और दोस्तों अगर आप इंडेक्स के रिटर्न्स को लेके कंसर्न हो तो शायद ये बात जानने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाएगा, और वो अपने इस पॉइंट पे इतने श्योर हैं कि एक बार तो उन्होंने हेज फंड इंडस्ट्रीज के साथ $1 मिलियन का चैलेंज रख दिया था। हेज फंड्स भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही मैनेज किए जाते हैं विद माइनर चेंज इन टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट का चैलेंज था कि अगर 10 सालों में कोई भी फंड S&P 500 इंडेक्स के रिटर्न को बीट करेगा तो वो उसे $1 मिलियन देंगे, और अगर नहीं कर पाया तो हेज फंड इंडस्ट्री उन्हें $1 मिलियन देगी। और गेस व्हाट, 10 सालों में कोई भी ऐसा फंड नहीं निकला जो इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट कर पाता, एंड दस वॉरेन बफेट शर्त जीत जाते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट अपनी वाइफ को उनकी खुद की कंपनी बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्ट करने के बजाय S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। वैसे आप बर्कशायर हैथवे के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बर्कशायर हैथवे खुद भी एक होल्डिंग कंपनी है, यानी कि एक ऐसी कंपनी है जो दूसरों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बर्कशायर हैथवे भी इंडेक्सेस की तरह मल्टीपल कंपनीज का एक ग्रुप है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि बर्कशायर हैथवे के सभी स्टॉक्स वॉरेन बफेट ने खुद पिक किए हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि बेंचमार्क इंडेक्स के स्टॉक्स उनके चुने हुए स्टॉक्स को भी ओवर परफॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो इंडेक्स फंड्स की पावर का। आई होप अभी तक आप इस बात से कन्विंस हो गए होंगे कि क्यों इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अब बात आती है कि इंडेक्स फंड में आखिर इन्वेस्ट किया कब जाए, और सिप के थ्रू इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या एक साथ लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट करने से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो फिर बेस्ट टाइम है राइट नाउ, क्योंकि सिप में आप छोटा छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करोगे। आप तब भी इन्वेस्ट करोगे जब मार्केट डाउन होगा और आप तब भी इन्वेस्ट करोगे जब मार्केट अप होगा। तो इससे रिटर्न्स पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो एवरेज रिटर्न्स इंडेक्स फंड देगा उसका बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने दोनों ही तरह की मार्केट कंडीशंस में इन्वेस्ट किया होगा, इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का तो उसमें टाइम मैटर करता है, क्योंकि अगर आप मार्केट पीक पे इन्वेस्ट कर दोगे और उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ जाती है तो पहले तो मार्केट को रिकवर होके उस प्राइस तक पहुंचना होगा जिस प्राइस पे आपने उसे बाय किया होगा, और फिर उसके बाद वो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देना शुरू करेगा, और इसमें काफी लंबा समय भी लग सकता है। एग्जाम्पल, इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान का। अगर किसी ने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता फैब 2015 के आसपास, यानी इस पीक के दौरान जब इस फंड की NAV थी 75 के आसपास, तो अब देख सकते हैं कि इसके बाद मार्केट ने काफी लंबी करेक्शन दिखाई है। तो जिसने इस टाइम पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उसके रिटर्न्स 1.5 साल तक नेगेटिव ही रहे होंगे। इतने लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव में देखना एक बिगिनर के लिए बहुत मुश्किल होता है, और हो सकता है कि इतना पेशेंस वो रख भी ना पाए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर
दे। और अगर वो सेल कर देता है तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली उसे बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि 2015 से अब तक इस फंड की एनएवी डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पछताना ना पड़े अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद, तो आप जो सबसे बढ़िया तरीका अपना सकते हैं अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने का, वो है थ्रू बफेट इंडिकेटर। बफेट इंडिकेटर की मदद से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस पे सस्ती है या फिर महंगी। बफेट इंडिकेटर को कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग टोटल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी इनटू 100, यानी कि पूरी की पूरी जो स्टॉक मार्केट है उसकी टोटल कैपिटलाइजेशन को देश की जीडीपी के साथ डिवाइड किया जाए और 100 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो जो परसेंटेज आएगी उससे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली प्राइस्ड है, यानी कि महंगी है या सस्ती है। हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है कि अगर बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 50% के आसपास है तो मार्केट फेयरली प्राइस्ड होती है। इससे नीचे हो जैसे कि 30 या 40% तो अंडर वैल्यूड यानी कि सस्ती होती है, और अगर 50% से ज्यादा ऊपर हो तो मार्केट ओवर वैल्यूड होती है यानी कि महंगी होती है। तो चलिए दोस्तों करंट मार्केट को बफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मार्केट सस्ती है या महंगी या फिर फेयरली प्राइस्ड है। तो करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट की कैप $3.21 ट्रिलियन है और दोस्तों 2022 की जो जीडीपी की प्रोजेक्शन है वो है एस्टिमेटेड $3.29 ट्रिलियन। तो अब हम बफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग $3.21 ट्रिलियन जो कि है स्टॉक मार्केट कैप, इसे डिवाइड करेंगे $3.29 ट्रिलियन से यानी कि प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ 2022 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो है 97.5%, विच मींस करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट ओवर वैल्यूड यानी कि महंगा है। तो करेंटली आपको लमसम अमाउंट इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो अकॉर्डिंग टू बफेट इंडिकेटर नहीं करना चाहिए। बाकी ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही किसी तरह की टिप प्रोवाइड करती है। पैसा आपका है, रिस्क आपको लेना है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपका ही होगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो यकीनन आप अपने इन्वेस्टमेंट करियर को लेके सीरियस हो, वरना आप अपना टाइम कहीं और भी तो वेस्ट कर सकते थे। तो दोस्तों अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसे कि आप ग्रो ऐप पर फ्री में खोल सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फाइनली दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो।